भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी पृष्ठ संख्या 119 से 131 तक। अभी शुरू करते हैं हम। प्रथम बिंदु, संसद की संशोधन शक्ति पर प्रतिबंध के द्वारा। संसद की संशोधन शक्ति पर प्रतिबंध क्या क्या है, किस तरह से हैं, इसके बारे में जानते हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है, जिसमें मूल अधिकार का भी संशोधन शामिल है। न्यायालय के अनुसार संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए मूल अधिकारों को समाप्त कर सकती है। न्यायालय के अनुसार संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग कर मूल अधिकारों को समाप्त कर सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 13(2) में लिखा गया है, 13(2) के अनुसार विधायी शक्ति द्वारा मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। अतः अनुच्छेद 13(2) में विधि शब्द का अभिप्राय सामान्य विधि है, संशोधन विधि नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 13(2) के अनुसार विधायी शक्ति द्वारा मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। अतः अनुच्छेद 13(2) में विधि शब्द का अभिप्राय सामान्य विधि है, न कि संशोधन विधि है। इसलिए संशोधन कर विधायी शक्ति के द्वारा मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है या कहें तो समाप्त किया जा सकता है। दूसरा बिंदु है संसद की संशोधन शक्ति पर न्यायालय ने यह भी मान लिया कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति दोनों है। न्यायालय ने यह मान लिया है कि 368 आर्टिकल में संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति दोनों है। गोलकनाथवाद में देखते हैं संशोधन शक्ति पर क्या प्रतिबंध है और क्या इस पर बातें आई हैं। 11 न्यायाधीशों की बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा, संसद की विधायी और संविधायी शक्ति में कोई अंतर नहीं है। संसद की विधायी और संविधायी शक्ति में कोई अंतर नहीं है, गोलकनाथवाद में कहा। उच्चतम न्यायालय ने पहली बार यह कहा कि अनुच्छेद 368 में केवल संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है, जबकि संविधान के संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 245 में है। उच्चतम न्यायालय ने पहली बार यह कहा 368 में केवल संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है, केवल संविधान का संशोधन 368 आर्टिकल, संविधान के संशोधन की शक्ति जो है वो है अनुच्छेद 245 में। तो ध्यान रखिएगा, संविधान का संशोधन 368, संविधान के संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 245 में है। अतः गोलकनाथवाद ने सामान्य विधि और संशोधन विधि के बीच में कोई अंतर नहीं माना, जिसका अभिप्राय है कि सामान्य विधि में संशोधन विधि भी शामिल है। इसलिए भाग 3 के मूल अधिकार अधिक पवित्र एवं महत्वपूर्ण है। भाग 3 के मूल अधिकार, जिसे संविधान संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। इसी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य लक्ष्य विधि का सिद्धांत देते हुए प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, इसी बार सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य लक्ष्य विधि प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत देते हुए कहा कि जिन मूल अधिकारों का पहले उल्लंघन हो चुका है वे संवैधानिक होंगे, लेकिन भविष्य में मूल अधिकारों का छूना मना है। तो उसका उल्लंघन पहले हो चुका है, वे संवैधानिक है, और भविष्य में मूल अधिकारों का छूना मना है। गोलकनाथवाद के निर्णय का परिवर्तन किस तरह से हुआ? 24वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 1 और 3 जोड़ा गया। 24वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में खंड 1 और खंड 3 जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 368 खंड 3 क्या कहता है? कहता है अनुच्छेद 368 का खंड 3, संविधान संशोधन विधि सामान्य विधि से अलग है, जिसका अभिप्राय है संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। 368(3) कहता है कि संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। पहली बार संसद ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित कर दिया और यह उल्लेखित किया कि निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकारों की अवहेलना की जा रही है तो इसकी जांच न्यायपालिका नहीं करेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, इसकी जांच न्यायपालिका नहीं करेगी। 26वें संविधान संशोधन में से प्रीवी पर्स हटा दिया गया और 29वें संविधान संशोधन में केरल राज्य की भूमि सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में रखा गया। 26वें संविधान संशोधन से प्रीवी पर्स को हटा दिया गया और
29वें संविधान संशोधन में केरल राज्य की भूमि सुधार को अधिनियम 9वीं की अनुसूची में रखा गया। केशवनंद भारतीवाद, गोरखनाथवाद खत्म हो गया। केशवनंद भारतीवाद में किस तरह से संसद में संविधान संशोधन क्या बातें हैं जानते हैं। एक मुद्दा है संसद के संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया। संसद के संविधान संशोधन की शक्ति और उसकी प्रक्रिया क्या है। उच्चतम न्यायालय ने 13 न्यायाधीशों की बेंच द्वारा एक ऐतिहासिक, मार्मिक और महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति दोनों है, इसलिए गोलकनाथवाद के निर्णय को उलट दिया और 24वें संविधान संशोधन को संवैधानिक माना। 24वां संविधान संशोधन जो है जिसमें खंड 1 और 3 जोड़ा गया हुआ है उसको संवैधानिक माना गया। ये गोलकनाथवाद जो है उसको उलट दिया गया है और 24वें संविधान को संवैधानिक माना। दूसरा बिंदु है केशवनाथ भारतीवाद में मूल अधिकारों का संशोधन। उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि अनुच्छेद 368 की संशोधन शक्ति के द्वारा मूल अधिकारों में भी संशोधन संभव है, इसलिए 25वें संविधान संशोधन के इस भाग को संवैधानिक कहा गया जिसमें यह उल्लेखित था कि विदेशक तत्वों के अनुच्छेद 39B और C को क्रियान्वित करने के लिए अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन किया जा सकता है। विदेशक तत्वों के अनुच्छेद 39 के B और C को क्रियान्वित करने के लिए 39B और C को क्रियान्वित करने के लिए अनुच्छेद 14, 19 और 21 को उल्लंघन किया जा सकता है। तीसरा जो है आपको केशवनंद भारतीवाद में विधायी और संविधायी शक्ति। विधायी और संविधायी शक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्वीकार कर लिया कि संसद की विधायी और संविधायी शक्तियाँ पृथक हैं और संविधायी शक्ति के द्वारा मूल अधिकारों का संशोधन हो सकता है। संविधायी शक्ति के द्वारा मूल अधिकारों का संशोधन हो सकता है। दूसरा केशवनंद भारतीवाद में हुआ आधारभूत ढांचे के बारे में कुछ बातें। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केशवनंद भारतीवाद में किसी संविधान संशोधन विधेयक को असंवैधानिक घोषित किया गया। किसी संविधान संशोधन विधेयक को असंवैधानिक घोषित किया और यह कहा गया कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है, इसे संविधान संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। संसद से पास किसी एक्ट को न्यायिक पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट के जज कर सकते हैं और उसके अनुसार उसे वैध या अवैध करार कर सकते हैं। पहली बार उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि संसद के संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है। संसद के संविधान संशोधन की शक्ति उच्चतम न्यायालय ने माना कि सीमित है। न्यायपालिका के अनुसार संसद के संशोधन की शक्ति मनमानी और स्वेच्छाचारी नहीं है। मनमानी और स्वेच्छाचारी नहीं है, आपको एक बाउंड्री लाइन के अंदर कार्य करना है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है, पूर्ण परिवर्तन का नहीं। संशोधन तो कर सकते हैं पर पूर्ण परिवर्तन का अधिकार नहीं है। और यदि वे संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन किया, इसे पूर्ण परिवर्तन माना जाएगा। संविधान के आधारभूत ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। आधारभूत ढांचे को परिवर्तन करते हैं, इसे मूल परिवर्तन माना जाएगा, जिसे संवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, जिसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। असंवैधानिक घोषित कर देंगे। आधारभूत ढांचे की परिभाषा तो केशवनंद भारतीवाद में वो बातें थी, जिसमें था प्रथम था उसके संसद के संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया, फिर था मूल अधिकारों का संशोधन, फिर था विधायी और संविधायी शक्ति, फिर था आधारभूत ढांचा। ठीक है, आप जानते हैं आधारभूत ढांचे की परिभाषा क्या है। तो आधारभूत ढांचे की क्या परिभाषा है इसके बारे में जानते हैं। केशवनंद भारतीवाद से लेकर आज तक उच्चतम न्यायालय ने आधारभूत ढांचे को परिभाषित नहीं किया और केवल इतना कहा कि ये संविधान के मानविक और महत्वपूर्ण तत्व हैं, ये संविधान की आत्मा और आधारभूत तत्व हैं जिनका संशोधन संभव नहीं है और विभिन्न निर्णयों में दिए गए निर्णय के अनुसार आधारभूत ढांचे की निम्नलिखित सूची का निर्माण किया जा सकता है। उन चीजों के बारे में जानते हैं जो इस सूची में अंकित है। आधारभूत ढांचे में निम्नलिखित सूची का निर्माण किया जाएगा। तो क्या है आधारभूत ढांचे की सूची, वो जानते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक स्वरूप, अनुच्छेद 32 का होना, शक्ति पृथक्करण, राष्ट्र की अखंडता,
मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों के बीच एक सामंजस्य होगा, संघीय शासन है, संसदीय शासन होगा, न्यायिक पुनरावलोकन होगा, न्यायिक स्वतंत्रता होगी, पंथ निरपेक्षता होगी, अनुच्छेद 368 मान्य होगा। उपरोक्त सूची पूर्ण नहीं है क्योंकि इसके विस्तार का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। इसमें कुछ विस्तार भी किया जा सकता है, मूलभूत ढांचे को लेकर, आधारभूत ढांचे को लेकर विस्तार होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी दल को 2/3 बहुमत मिलने का यह अभिप्राय नहीं है कि उसके द्वारा शासन के पंथ निरपेक्ष सिद्धांतों में ही परिवर्तन कर दिया जाए। ध्यान रखिएगा कि 2/3 बहुमत पर भी आप पंथ निरपेक्ष सिद्धांत को हटा करके दूसरा कुछ नहीं ला सकते हैं। इंदिरा गांधी द्वारा आधारभूत ढांचे को बदलने का प्रयास, इंदिरा गांधी के द्वारा आधारभूत ढांचे को बदलने का जो प्रयास किया गया उसमें क्या कुछ है उसके बारे में जानते हैं। इंदिरा गांधी ने अपने समय में क्या कुछ किया संविधान संशोधन में, संविधान के साथ। प्रथम, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5, 42वें संविधान संशोधन कर अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 जोड़े गए, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेखित किया गया कि संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, संविधान संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा और संसद के संविधान संशोधन की शक्ति असीमित है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं। ये कौन से संशोधन है? 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 में। इसके बाद एक वाद आता है मिनर्वा मिल्स वाद। मिनर्वा मिल्स वाद में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी के द्वारा आधारभूत ढांचे में जो बदलाव लाया गया उसको लेकर था, जिसमें मिनर्वा मिल्स वाद में कहा गया कि खंड 4 और 5 अनुच्छेद 368 को असंवैधानिक घोषित कर दिया उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर और पुनः यह दोहराया कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की आधारभूत ढांचा है जो संविधान की आत्मा है, तो न्यायिक पुनरावलोकन होगा। ये मिनर्वा मिल्स वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया। तो जानते हैं कि जैसे केरला के बारे में 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, तो क्या है वो 9वीं अनुसूची? 9वीं अनुसूची और आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया, जिसके द्वारा भूमि सुधार अधिनियम को न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षित किया गया, क्योंकि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। लेकिन केशवानंद भारतीवाद में निर्णय के बाद सरकार के द्वारा 9वीं अनुसूची का प्रयोग न्यायिक पुनरावलोकन के उल्लंघन के लिए किया जाने लगा और ऐसे विषयों को शामिल किया गया जिसका भूमि सुधार से कोई संबंध नहीं था, जैसे व्यापार प्रतिबंधात्मक एकाधिकार अधिनियम MRTP, व्यापार प्रतिबंधात्मक एकाधिकार अधिनियम। दूसरा सरकार ने दुरुपयोग किया था, जैसे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, निवारक नजरबंदी के कानून, तमिलनाडु का 59% आरक्षण, इन सब को लेकर के सरकार के द्वारा दुरुपयोग किया गया, जिनका भूमि सुधार से कोई संबंध नहीं था। ठीक है। IR कोयलो वाद में 9वीं अनुसूची के इस दुरुपयोग को प्रतिबंधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने IR कोयलो के वाद में 9वीं अनुसूची में इस दुरुपयोग को प्रतिबंधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसके अनुसार 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विषय जिन विषयों से आधारभूत ढांचे की अवहेलना हो रही हो वे न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में होंगे। इससे यह स्पष्ट है कि 9वीं अनुसूची या दुरुपयोग करके आधारभूत ढांचे की अवहेलना संभव नहीं है। 9वीं अनुसूची में दुरुपयोग कर आप आधारभूत ढांचे की अवहेलना नहीं कर सकते। शक्ति पृथक्करण के बारे में जानते हैं, एक अलग पॉइंट है, अलग टॉपिक है। शक्ति पृथक्करण और आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दोनों के बीच में क्या संबंध है, किस तरह से है, जानते हैं। शक्ति पृथक्करण और आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। आलोचकों का मानना है कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के द्वारा न्यायपालिका ने संसद के संवैधानिक शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया है। यह संसद की शक्तियों में हस्तक्षेप है, क्योंकि संविधान अनुच्छेद 368 में
संविधान अनुच्छेद 368 में संसद की संशोधन शक्तियों पर कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं करता है। इसलिए आधारभूत ढांचा न्यायिक सक्रियता और न्यायिक सर्वोच्चता का माध्यम बनता जा रहा है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में बदलाव के लिए 99वां संविधान संशोधन बहुमत से पारित किया गया, जिसे आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति में बदलाव को लेकर 99वें संविधान संशोधन किया गया, जिसको आधारभूत ढांचे में उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है, न्यायपालिका का तर्क है कि संविधान का जीवंत और गतिशील दस्तावेज है, जिसकी व्याख्या परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए आधारभूत ढांचे को एक साथ परिभाषित करना कठिन है। ठीक है, एक साथ परिभाषित करना कठिन है, ये परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो जाएगी। केशव नंद भारती बाद में न्यायालय के निर्णय के बाद 75 से ज़्यादा संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। केशव नंद भारती के बाद 75 से ज़्यादा संविधान संशोधन हुए। इसलिए यह कहना न्यायोचित नहीं है कि न्यायालय ने संसद से संविधान संशोधन की शक्ति छीन ली है। यह सत्य है कि संविधान संशोधन के नाम संविधान के मूलभूत तत्वों को विनाश नहीं किया जा सकता। नाम पर संविधान के मूलभूत तत्वों का विनाश नहीं किया जा सकता। ठीक है, इससे हम एक कंक्लूजन पर, एक निष्कर्ष पर जाते हैं। तो निष्कर्ष ये हो सकता है, विधायिका जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि न्यायपालिका विधि के शासन की रक्षा करती है और संविधान के संरक्षक है। इसलिए शासन के सभी अंगों के बीच समन्वय एवं सामंजस्य होना चाहिए और संविधान की सर्वोच्चता आवश्यक है, शासन के किसी अंग की नहीं, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता आवश्यक है। तो आधारभूत ढांचा समाप्त हुआ और एक प्रश्न ले लेते हैं। संसद के संविधान संशोधन की स्वेच्छारी शक्ति पर न्यायालय किस प्रकार नियंत्रण रखता है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, संसद के संशोधन की शक्ति आर्टिकल 368 के विषय में लिखना होगा आपको। डायरेक्ट अनुच्छेद नहीं लिखना है, प्रकार का विस्तार नहीं करना है। संसद के संशोधन की स्वेच्छारी शक्ति, जिससे मूलभूत आधारभूत ढांचे का उल्लंघन होना, स्वेच्छाचारी शक्ति, जैसे केशवानंद भारतीवाद के विषय में थोड़ी बातें। फिर आप इसमें लिख सकते हैं न्यायालय का नियंत्रण, संविधान लिखित, संविधान का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आधारभूत ढांचे का प्रतिपादन सुप्रीम कोर्ट, जिसमें संसद की संशोधन शक्तियों की सीमित क्रिया हो, आलोचना, न्यायिक हस्तक्षेप, न्यायिक सर्वोच्चता। निष्कर्ष, संशोधन पर प्रतिबंध नहीं, सिर्फ स्वेच्छाचारी शक्ति पर। भूमिका, लिखित संविधान, सरकार के 3 भाग, संविधान संशोधन की शक्ति संसद, न्यायपालिका और व्याख्या। संज्ञानात्मक प्रश्न हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में अंतर्निहित नहीं है, तो क्या है? वो है न्यायिक पुनरावलोकन पर प्रतिबंध। न्यायिक पुनरावलोकन पर प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में अंतर्निहित नहीं है। ठीक है, संसद के लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन का प्रतिबंध नहीं है, अंतर्निहित नहीं है। अंतर्निहित नहीं है कौन सा? न्यायिक पुनरावलोकन पर प्रतिबंध। ठीक है, तो फिर संख्या में 131 तक आ चुके हैं। तो अगले वीडियो क्लिप में हम आगे देखेंगे। इसको यहीं एंड करता हूँ।